बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकिन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है जी जनाब, डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ। डेटाबेस एक जर्नल डेटाबेस को आपको पता है इज़ जस्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स और सेट ऑफ फाइल्स और सेट ऑफ डेटा सेट्स जो कि एक जगह पे किसी एक पॉइंट के ऊपर डेटा को मेंटेन करता है। बाय कीपिंग सिस्टम तो वो कंप्यूटराइज है। इन जर्नल फॉर्मेट्स तो वो एक अलमारी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता है डेटाबेस के अंदर हम 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स डिस्कस करते हैं जो आप लोगों ने किए। एक हमने किया था DBMS विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो सिस्टम था जिसके अंदर हम हमारी डेटाबेस को शेयर करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और है विच इज़ कॉल्ड RDBMS, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेज सिस्टम। इट्स मीन कि जो डेटाबेस आप लोग क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल टेबल आप बनाते हैं और उन मल्टीपल टेबल और रिलेशन के अंदर जो आपका डेटा स्टोर है उसको आप किसी लॉजिकल, किसी की पैटर्न या किसी न किसी वजह से आपस में इंटरलिंक करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड RDBMS। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। स्टोरी क्लियर हुई आप लोगों को इतनी? ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है जी जो डेटाबेस है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसका जो एक ऑब्जेक्ट है वो है टेबल। उसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं क्यूरी। उसके बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जी फॉर्म, एंड देन इसके अंदर है रिपोर्ट। उसके बाद इंडेक्सेस, मॉड्यूल्स और पेजेस कुछ और भी हैं फर्दर, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस नहीं करना। हमारा जो टॉपिक है वो ये, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर आपका 6 है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम जो डिस्कस करते हैं वो ये 2 चैप्टर्स, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स, इनके कुछ फंडामेंटल्स हम डिस्कस करते हैं इसके आपस में। इनको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास आ गया जी टेबल एंड क्यूरी। और जो चैप्टर नंबर हमारा 6 ये हो गया, और जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फॉर्म एंड रिपोर्ट। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस में बात करें तो दे 4 आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दे 4 आर बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ, ठीक है, दे 4 आर बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट्स जिनसे डेटाबेस मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन जो है वो हमारा टॉपिक है। ये आप लोगों को मैं इसलिए थोड़ा सा इसका एक जनरल व्यू दिया ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। लो जी, चलते हैं जी, जंप करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 में जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है टेबल एंड क्यूरी। ये हमारा टॉपिक है। ओके, टेबल एंड क्यूरी दोनों का डिफरेंस क्या है जी? पहली बात तो याद रखिएगा, हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे एंट्री टेस्ट के हवाले से हमने उनको बनाना नहीं पढ़ना, हमने ये पढ़ना है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक टेबल को हम डिज़ाइन कितने वे से कर सकते हैं, क्यूरी कितने डिज़ाइन वे से है, टेबल की फॉर्म्स कितनी हो सकती हैं, टाइप्स कितनी हो सकती हैं, उसके बाद क्यूरी की टाइप्स कितनी हो सकती हैं, क्यूरीज बनाते कैसे हैं, फिर टेबल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो एंट्री टेस्ट में आती हैं, हमारा काम वो है उनको डिस्कस करना। ओके जी, फील्ड फाइल्ड ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो हम पढ़ते हैं जी टेबल एंड क्यूरी। टेबल एंड क्यूरी के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेबल। फर्स्ट करें, एक टेबल ड्रॉ करते हैं जी। ले जी, टेबल आपके सामने ड्रॉ हो गया। इस टेबल को हम एक रिलेशन बी कह सकते हैं। ओके जी, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर आएगी वो आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है जी, बताइए डिग्री क्या है इस रिलेशन की। जी बताइए डिग्री क्या है। आपके सामने एक टेबल है, इसकी डिग्री ज़रा दे के बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एक टेबल के अंदर होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। ये देख लें कितने जी, 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हैं जी इसकी जो डिग्री है वो 6 है। ठीक है, ये इस पॉइंट को नोट करिए। उसके बाद इसके अंदर होती है जी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन क्या होती है? याद करो, जितने नंबर ऑफ, अच्छा ये ना एक एमसीक्यूज आया था लास्ट टाइम, बच्चों ने मतलब लास्ट ईयर बच्चों ने उसके अंदर मिस्टेक की थी। उन्होंने पूछा जी बताइए कार्डिनैलिटी, तो बच्चों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही थी नंबर ऑफ रोज़,
याद रखो नंबर ऑफ रोज़ नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। रोज़, लेट्स सपोज ये रोज़ 3 है, लेकिन इसके अंदर मैंने रिकॉर्ड जो अभी एंटर किया है वो 1 है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो 1 होगी, वो 2 नहीं होगी। या फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे ये रोज़ जो हैं वो कितनी है, वो 3 है या बल्कि 4 हैं, तो हम कहें जी इसकी कार्डिनलिटी 4 है, क्योंकि ये 1 2 3 एंड 4 ये है। नहीं, इस तरह तो फिर ये भी एक रो है तो ये 5 होनी चाहिए, तो ये गलत है। इसको आप लोगों ने क्योंकि इससे रेलिवेंट एक और बड़ा टेक्निकल सा MCQ है जो पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखने में चीज़ें बड़ी आसान और जनरल हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। जितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे, आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है जी, किसी भी नंबर ऑफ़ जो टपल ऑफ रोज़ और रिकॉर्ड जो कि इन अ रिलेशन जो कि रिकॉर्ड को इसके अंदर कंटेन करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड आता है। मतलब लेट्स सपोज इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 70 हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो हैं वो लेट्स सपोज उनमें से 50 हैं, तो कार्डिनलिटी 50 होगी। अच्छा, कार्डिनलिटी को हम जैसे ये जो डिग्री है ये अनचेंजेबल है, ठीक है। जब तक आप इस पूरे की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी सारी की सारी सेटिंग चेंज नहीं करते तब तक ये अनचेंजेबल है। लेकिन ये जो कार्डिनलिटी होती है ये बेटा चेंजेबल है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कितने तरीक़ों से, ज़रा सोचिए बताइए। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तरीके में आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और दूसरे में आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? जब आप रिकॉर्ड नंबर 2 एंटर करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी 1 से क्या हो जाएगी, 1 + 1 कितनी होगी, 2। अच्छा, एक और एंटर किया +1 तो होगी 3, तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। 1 + 1 + 1, ये जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये लेट्स सपोज 3 होगी। अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ डिलीट कर देते हैं, मैंने ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो इसकी कार्डिनलिटी ऑटोमेटिकली 1 माइनस होकर वापस 2 पे आ जाएगी, ठीक है। -1 = 2। तो 2 तरीके हैं, एक बाय एडिंग रिकॉर्ड्स, बाय रिमूविंग रिकॉर्ड यू कैन चेंज द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशंस। पॉइंट पिक किया आप लोगों ने, तो ठीक है। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो इनसे रेलिवेंट हैं, जो आप लोगों को आएंगी। मतलब कुछ और MCQs भी आप लोगों को इससे रेलिवेंट आ सकते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है, जी बताइए जो आप लोगों के पास विच इज़ अ फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा, तो टेबल से मिलता जुलता ये भी है। या क्यों? क्योंकि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊँ तो मैं इसकी ये हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं, तो टेबल के अंदर ये चीज़ें हमारी डिस्कस हुई। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे जी, ये जो टेबल है, याद रखो बच्चों, टेबल मेन ऑब्जेक्ट है। क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट से सर क्या मुराद? ये असल में डेटा होल्ड करता है। ये क्या करता है? डेटा होल्ड करता है। सर डेटा तो हम एंटर करते हैं फॉर्म में, यस यू एंटर द डेटा इन फॉर्म, बट डेटा जाके जहाँ स्टोर होता है बेटा वो रिलेशन और टेबल के अंदर ही होता है। तो ये आप लोगों के पास डेटा होल्ड करने का, इसीलिए इसको मेन ऑब्जेक्ट। जब कभी भी डेटाबेस बनाती हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बनता है? एक और पॉइंट, फर्स्टली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो भी टेबल या रिलेशन ही होता है। याद रखना, वो भी टेबल या रिलेशन ही होता है, ठीक है। इसके अंदर भी रिकॉर्ड जो हैं वो तब आ सकते हैं क्योंकि आपने इसके बाद क्यूरी बनानी है, आपने इसके बाद फॉर्म रिपोर्ट। जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड्स और जिस नाम से वो नंबर ऑफ़ फील्ड्स, उनका जो ऑर्डर है, उनकी जो नेम है, वो फॉर्म रिपोर्ट क्यूरी में उसी नाम से अपीयर होंगे जिस नाम से आपने पहले टेबल उनका क्रिएट करवाया होगा। अगर आप लोगों ने टेबल पहले क्रिएट नहीं किया, यू कैन नॉट क्रिएट क्यूरी, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ फॉर्म और रिपोर्ट और एनीथिंग। क्यों? क्योंकि टेबल का होना ज़रूरी है, और अगर आपने वाकई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो फिर आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जनाब आपने ये क्रिएट तो कर लिया लेकिन इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर नहीं की, लेकिन आप रिपोर्ट मांग रहे हैं जी। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95% या उससे अबव हैं उनका रिपोर्ट दे दें, तो वो कहाँ से आएगी जब तक आप डेटा एंटर नहीं करेंगे। समझ आ गई? फर्स्टली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट वो भी टेबल है, फिर इसकी जो फील्ड्स होती हैं वो, और ये मेन ऑब्जेक्ट होता है और ये डेटा होल्ड करता है। बाकी तीनों ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ टेबल के बारे में कुछ बातें थी ये। उसके बाद हमारे पास होता है जी इनको डिज़ाइन करना, टेबल को और क्यूरी, क्योंकि हम ये चैप्टर 6 के अंदर टेबल और क्यूरी पढ़ रहे हैं, इनको डिज़ाइन करना। तो डिज़ाइन करने के कितने मेथड्स हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये ज़रा नोट कर लीजिए, आपको हेल्प आउट करेगा आगे, ठीक है जी। तो हाउ वी कैन डिज़ाइन, ठीक है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन से बेस्ट वर्ड है क्रिएट।
अच्छा, अब क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ टेबल। तो टेबल बच्चों वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसको क्रिएट करने के लिए हम 3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला बाय एंटरिंग डाटा, याद रखना ये वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसको हम 3 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन एंट्री टेस्ट का। बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करने के यानी फॉर्म, रिपोर्ट, क्यूरी, उनको दो तरीके हैं। तो इसमें जो एक तरीका है बाय एंटरिंग डेटा, ये एक उसके बाद बाय आप कह सकते हैं जी विज़िट, ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हैं बाय डिज़ाइन व्यू। अच्छा सर, एक चीज़ और नोट कीजिए, ये 3 मेथड्स हैं, इसमें ये जो 2 मेथड्स हैं ना ये सब ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। ये एक एडिशनल मेथड है इसका टेबल क्रिएट करने का। अब इनकी डेफिनेशंस आप देख लें। बाय एंटरिंग डेटा में आपको पता है जी इसका बिल्कुल जो पॉइंट होता है वो कुछ इस तरह है, और आप जो इसकी फील्ड्स के नाम होते हैं ना इनके वो पहले से होते हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, यू कैन एडिट देम, ठीक है, ये एडिटेबल होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बाय एंटर, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना डेटा भी यहाँ एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी, ये होता है बाय एंटरिंग डेटा। उसके बाद हो गया जी बाय विजिट। बाय विजिट क्या है, आप इसको कह सकते हैं ये ग्राफिकल टूर है। क्या है, ग्राफिकल टूर है जिसमें आप बाय क्लिक या बाय क्लिकिंग, ठीक है, यू कैन क्रिएट अ टेबल। आपके सामने ना ऑप्शन आती जाएंगी जी कि क्या टेबल चाहिए, यू कैन क्रिएट बाय विजिट। इन विजिट आपके पास जो है वो पूरा का पूरा मेन्यू है, आपको कहा जाएगा जी बताएं टेबल नेम ये रख दें, तो आप कहें यस नेक्स्ट, फिर आपको जी नंबर ऑफ़ फील्ड यस, आप इसमें कोई प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो आपको इवन वो हिंट दे रहा होगा कि जनाब ये प्राइमरी की है, आप इसको एज ए प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बाय नेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन यू कैन ईजिली क्रिएट एन अ टेबल, जिसको हम कहते हैं बाय यूजिंग विजिट, ठीक है। उसके बाद आ गया जी डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू जो होता है बच्चों, इसमें हम टेबल जो क्रिएट करते हैं इसमें हम मल्टीपल टूल्स को यूज़ करते हैं, मल्टीपल बटन्स और मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन व्यू के अंदर जो टेबल आप लोगों ने क्रिएट करना है वो एज़ पर यूज़र नीड होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, आप इनमें से जिस मर्ज़ी मेथड से टेबल क्रिएट करें लेकिन बाद में उसको बाय डिज़ाइन व्यू खोल लें तो वो सारी की सारी ऑप्शन आपके पास फिर भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपने टेबल बाय एंटरिंग डेटा बनाया तो क्या सर अब हम उसको डिज़ाइन व्यू से भी चेंज कर सकते हैं? यस यू कैन चेंज। एमसीक्यूज़ हमें आए तो नो प्रॉब्लम, यस। डिज़ाइन व्यू ऐसी ऑप्शन है जो सब पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में आपके पास लेट्स सपोज आपने डेटा टाइप्स बतानी है, फील्ड्स के नेम बताने हैं, कोई कमेंट्स, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, उसके कोई फॉर्मेट सेट करने हैं, उसके ऊपर कोई इनकैप्सुलेशंस लगानी है, उसके ऊपर कोई कैप्शन लगानी है, उसके ऊपर कोई इनपुट मास्क लगाना है, उसके ऊपर कोई वैलिडेशन रूल लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका डिज़ाइन व्यू होता है इसमें से कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के कितने मेथड्स ही? 3 मेथड्स। इनको जल्दी से ज़रा नोट कीजिए, मैं इसको साथ रिमूव करूँ फिर मैं आगे लेके चलूँ, आप लोगों को साथ बताऊँ कि टेबल्स के जो व्यू हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। एक है टेबल डिज़ाइन करने के मेथड, वो मैंने आपको बता दिया। एक होता है टेबल व्यू। तो टेबल के जो बच्चों व्यू हैं, मैं ये टेबल रिमूव नहीं करूँगा ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अगली डायग्राम के तौर पे। जो टेबल के व्यू हैं बच्चों वो 2 होते हैं, याद रखना। एक होता है डिज़ाइन व्यू और एक होता है डेटा शीट व्यू। दोनों का फ़र्क पता है आपको? जैसे आप लोगों की बुक में भी है जी, क्या is it possible we can switch between views? yes this is possible। टेबल को डिज़ाइन करने के तो 3 मेथड है, व्यू 2 हैं। अब ये जो व्यू है ना इसमें आप लोगों के पास यहाँ आईडी, नेम, फादर नेम, हाउस एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स और स्टडी प्लान एंड फीसेस एंड फ़ी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ गई, लेट्स सपोज। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ 101, 102, 103 एंड सो ऑन, यहाँ पे नेम ABCD, ठीक है। ये डेटा हमने एंटर कर दिया है इसके अंदर। तो हमें जहाँ पे पूरा का पूरा डेटा अपीयर हो रहा होता है, जहाँ हमारे सामने डेटा आ रहा है, उसको हम कहते हैं ये डेटा शीट व्यू है। क्या है? डेटा शीट व्यू है। डेटा शीट व्यू
अच्छा सर, एंट्री टेस्ट के हवाले से इसमें क्या है, डेटा शीट व्यू अनचेंजेबल होता है, मतलब आप यहाँ पे किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सर हम नया डेटा एंटर कर सकते हैं, यस यू कैन, आप इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी कोई प्रॉपर्टीज़, सर अनचेंजेबल मॉडिफिकेशन से मुराद क्या, नॉट एनी चेंज रिगार्डिंग डेटा टाइप्स, ठीक है, आपने किसी फील्ड की, लेट्स सपोज मैंने कॉन्टैक्ट की डेटा टाइप नंबर रखी हुई है, क्या रखी है, नंबर इसकी सेटिंग में, तो आप चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश करें तो वो नहीं करेगा। डेटा शीट व्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेटा दिखाया जा रहा होता है, उसकी चेंजिंग्स नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दो इसके व्यू, और एक बेटा इसका जो व्यू होता है दूसरा, ये एक आप लोगों के पास डेटा शीट व्यू आ गया, डेटा शीट व्यू में डेटा अपीयर होता है, उसके बाद दूसरा है जी डिज़ाइन व्यू, जिसके अंदर क्या होता है जी, प्रॉपर्टीज़ सेट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ सेटिंग। अच्छा एक चीज़ और इसमें अगर आप नोट कर लें तो वो ये, आप मॉडिफाई कर सकते हैं किस किस को, यू कैन मॉडिफाई डेटा टाइप्स, उसके बाद आप इसकी जो फील्ड्स के नेम हैं वो, उसके बाद इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो, ये सारी की सारी, जिसमें चेंज नहीं होती वो डेटा शीट है, जिसमें चेंज हो जाती हैं इसको डिज़ाइन व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिज़ाइन व्यू। और याद रखना एमसीक्यूज आता है जी, इन विच व्यू टेबल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। अब एमसीक्यूज देखें कैसा टेक्निकली है, जनरल सी बात है, आप अगर थोड़ा सा सोचें तो मुझे आप खुद ही बताएं, इन दोनों में से एक व्यू वो है, मैं रिपीट कर दूं, डेटा शीट व्यू जिसके अंदर आपके सामने डेटा ऐसे अपीयर होता है, एक व्यू वो है जो अगर मैं ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझ आ सके, वो ये है कि आपके पास इस तरह एक विंडो ओपन है, आपके चैप्टर नंबर 6 में भी है, यहाँ पे आप लोगों के पास आ गई जी फील्ड नेम्स, उसके बाद यहाँ उनकी आ गई डेटा टाइप्स, और ये जो सारा एरिया होता है, इतना एरिया, इसमें हम उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा उसके बाद ये विंडो जो है ये असल में दो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइडेड है। पहले पोर्शन में तो ये चीज़ें आ रही होती हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दिस वन, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। मसलन आपने रखा आईडी, तो ये फील्ड का नेम है, आपने उसके बाद इसकी डेटा टाइप रखी तो वो बेटा आएगा नंबर, तो यहाँ आप इस डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर विल बी आईडी, ठीक है, आपने लिख दी डिस्क्रिप्शन। अब प्रॉपर्टीज़ में ये आ जाएगा कि नंबर के फॉर्मेट्स क्या हैं। नंबर सबसे पहले, नंबर किस तरह का होगा जी, इंटीजर होगा, ओके, उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट इस तरह होगा जी, लेट्स सपोज PK08-1191, ठीक है, ये उसका फॉर्मेट्स है। उसके बाद जनाब जो नंबर हैं वो किस रेंज से, 0 से लेकर 1000 के दरमियान होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, बात में आ गई। तो ये कुछ उसके वैलिडेशन रूल्स हैं। इस तरह की चीज़ें जो आती हैं इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपका टेबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप गौर करें, आप जस्ट इसके इफेक्ट्स, जो इस पर इफेक्ट्स आने हैं वो यहाँ आप सेट कर रहे हैं, वो सारे इफेक्ट्स, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शंस, जिसमें टेबल पूरा का पूरा आपका अंडर कंस्ट्रक्शन। अब एमसीक्यूज आता है जी, इन विच व्यू टेबल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, डेटा शीट व्यू, नो, डेटा शीट व्यू में डेटा अपीयर होता है। और डिज़ाइन व्यू, यस, डिज़ाइन व्यू इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमारे पास हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास टू डिफरेंट व्यूज़ हैं, एंड यस यू कैन स्विच बिटवीन दीज टू व्यूज़। जो आपकी डेटाबेस विंडो होती है, कौन सी विंडो, मैं ये दरमियान में इसलिए लिखता हूँ आपको याद रहे, डेटाबेस विंडो, जो डेटाबेस विंडोज़ होती हैं बेटा, उसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिसका नाम होता है स्विचिंग व्यूज़। स्विचिंग व्यूज़ का मतलब ये हो गया, यू कैन स्विच इन दिस व्यू एंड इन दिस व्यू, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी स्विच में जिधर मर्ज़ी स्विच कर जाएं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू सामने आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो आपके सामने एक और मेथड होता है। यहाँ पे क्योंकि ये टेबल के नाम आ रहे होते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे दोनों व्यूज़ आ रहे होते हैं, डेटा शीट या डिज़ाइन। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओके। तो ये आप लोगों के सामने आ गया जी टेबल के बारे में कुछ। टेबल को क्रिएट करने के कितने मेथड्स, 3 मेथड्स। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करवा दूं, क्योंकि हम साथ क्यूरी पढ़ रहे हैं तो मैं क्यूरी के बारे में आपको बता दूं। ये टेबल क्रिएट करने के 3 मेथड्स आपने पढ़ लिए, बाय एंटरिंग डेटा, ठीक है, बाय एंटरिंग डेटा, और ये हमारे पास जो आ गया इसमें था बाय विजर्ड,
और ये हमारे पास था बाय डिज़ाइन व्यू। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गई बेटा क्यूरी। क्यूरी में बेटा दो ही मेथड हैं, बाय विज़ार्ड और बाय डिज़ाइन व्यू। इसको हम इसी लेक्चर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये वाला पोर्शन जो, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास जो टेबल के अंदर जो जो चीज़ें आ सकती हैं, डिग्री, कार्डिनलिटी, उसके बाद हमारे पास टेबल के अंदर आ सकती हैं डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स के साथ साथ फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी, हेडिंग दीजिए आप डेटा टाइप्स, या आप ऐसे एक हेडिंग दे दें एलिमेंट्स ऑफ टेबल। टेबल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको लिस्ट अप करवा दूं, आपने पढ़ ली हैं लेकिन मैं आपको लिस्ट अप करवा दूं, क्योंकि एंटी टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारी वर्डिंग की गेम है, चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, वहाँ वो जानबूझ के वर्ड मुश्किल करते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। जो एलिमेंट्स टेबल के अंदर आते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं याद रखो, इसको आप हेडिंग दे लें एलिमेंट्स ऑफ टेबल। तो सबसे पहले इसमें आएगा फील्ड नेम, उसके बाद फील्ड साइज, फिर फील्ड प्रॉपर्टीज़, उसके बाद डिस्क्रिप्शंस। किसी भी टेबल में ये चार चीज़ें हो सकती हैं। फील्ड नेम, मैं आपके सामने टेबल ड्रॉ करूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। टेबल, इस टेबल के अंदर जो आपका बेटा कॉलम नेम होगा, आईडी, std अंडरस्कोर नेम, std डैश f डॉट नेम, ठीक है, या डैश इसको करें, डॉट शायद नॉट इज एलिजिबल। ओके, उसके बाद रोल नंबर, ठीक है, ये आपके पास आ गई फील्ड्स। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो आईडी, ये जो नाम आपने लिखे हैं इनको कहते हैं बेटा फील्ड नेम। ओके, फील्ड का साइज, आईडी कितने बिट बाइट लेगी, ठीक है, वो आपको पता है। फील्ड साइज इज ऑलवेज मेजर इन इंटीजर्स, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल, ठीक है, ये वही डेटा टाइप्स हैं जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी। कितनी एक फील्ड मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करेगी उसको हम फील्ड साइज कहते हैं। और जब आप इसको ये फिक्स कर देते हैं, वो आपने पढ़ा ना फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ पढ़ी थी फाइल हैंडलिंग के अंदर भी। तो ये बेसिकली ये जो इसकी कॉलम्स के अंदर जो सेल के अंदर वैल्यू आ सकती है ना, वो आप फिक्स करते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने इसकी डेटा टाइप सेट कर दी इंटीजर, इंट। अब इंटीजर आप सपोज करें, वैसे भी 2 बाइट्स ही लेता है, 2 बाइट्स लेता है, तो एवरी सेल कैन कंटेन 2 बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। ये नहीं है कि ये पूरी फील्ड जहाँ पे चाहे इसके अंदर 100 आएंगे तो सारे 2 बाइट्स के अंदर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमसीक्यूज में आ जाए, इट्स मीन आर रिकॉर्ड इज कंसिस्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स एंड एवरी फील्ड्स कैन कंटेन 2 बाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। ये भी 2 बाइट्स ऑफ डेटा, इस तरह आगे भी चलते जाएंगे तो ये 2 बाइट्स ऑफ डेटा लेते जाएंगे। इनको हम कहते हैं हमारे पास फील्ड साइज है। अच्छा, उसके बाद आ गई फील्ड प्रॉपर्टीज़। आईडी जो है वो हम ये, अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये मॉडिफाइएबल है। किस में? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में जाके आप इसकी सेटिंग कर देते हैं जी। जो स्टूडेंट आईडी है ना वो कुछ इस तरह आएगी, लेट्स सपोज 19-0021-ICS। अब जब भी आप नया एंटर करते हैं तो पहला ये होगा। अब ये इसकी आपने क्या कर दी, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका फॉर्मेट सेट कर दिया। अब जब आपने इसका फॉर्मेट सेट कर दिया तो वो वैल्यू जो है वो हमेशा इसी तरह आएंगी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिखते हैं रिगार्डिंग योर एक्शन, ठीक है, डिटेल रिगार्डिंग योर एक्शन, आपके एक्शन के मुताबिक जो भी आपने काम किया आप उसके मतलब आईडी का मुराद आपको पता है जी, आईडी एक कॉलम है या एसटीडी, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में ये लिख दें जी, आईडी मीन स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये एक डिस्क्रिप्शन होगी इसके बारे में। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं किसी टेबल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ गई जी इसके अंदर डेटा टाइप्स, ठीक है। टेबल के अंदर डेटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। आप सारे बच्चे हेडिंग देंगे डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन या डेटा टाइप्स इन रिलेशंस। वो देख लें जी कौन कौन से, मैं आपको लिस्ट अप करवा दूं डेटा टाइप्स।
सबसे पहले टेक्स्ट, फिर मेमोज, फिर नंबर, फिर ऑटो नंबर, फिर डेट एंड टाइम, फिर लॉजिकल जिसको हम यस एंड नो भी कहते हैं, यस, फिर OLE ऑब्जेक्ट्स, फिर हाइपरलिंक्स, यस। और कोई देखें इसमें 9 है टोटल, कोई मिस होगी हो, लुकअप विजर्ड्स, ठीक है 9। तो ये आप लोगों के पास कुछ जनाब यस एंड नो, ऑटो नंबर। अच्छा एक चीज़ और मिस है, देखिएगा, वो है जी करेंसी। असल में इतनी तरह की डेटा टाइप्स है, जब भी आप कोई कॉलम सेट करते हैं तो आप उसकी डेटा टाइप से बताते हैं। फ़र्क क्या है जी? फ़र्क ये है, आप अपनी बुक से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूँ। जो आप लोगों के पास टेक्स्ट डेटा टाइप होती है, दे कैन होल्ड टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट में ना बच्चों डिजिट्स भी आ जाते हैं 0 to 9, ये भी याद रखना, ठीक है। और वो कितने 255 करेक्टर्स, मतलब एक बच्चे के बारे में आपने नोट लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, नोट, किसी बच्चे के बारे में कमेंट्स देने हैं, तो उसकी डेटा टाइप आप जो सेट करेंगे वो टेक्स्ट करेंगे, ओके। अगर तो वो 255 करेक्टर तक आपको लगता है पूरा आ जाएगा, नहीं, लेकिन अगर इससे हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाए 250, आपको लगता है जी आपने कुछ 1000 करेक्टर इसमें लिखने हैं, तो आप करेक्टर की बजाय उसकी डेटा टाइप जो होगी वो मेमो कर देंगे। और मेमो जो है दे कैन होल्ड 64,000 करेक्टर्स, ठीक है। बस फ़र्क ये दे बोथ कैन होल्ड टेक्स्ट एंड डिजिट्स, वो 0 to 9, बस फ़र्क ये 255 करता है और ये 64,000 करेक्टर्स को होल्ड कर सकता है, ओके। नंबर बेटा 0 to 9 नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड ऑटो नंबर, इसमें सिस्टम डायरेक्ट इन्वॉल्व है, खुद से 1, अगला आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपने नंबर लगाया नहीं, वो उसको 2 लगा देगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। नंबर्स में हम खुद से नंबर लगाते हैं, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, जैसे आईडी की जो डेटा टाइप है वो आप बताएंगे नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया डेट एंड टाइम, जहाँ पे भी आपने कोई डेट एंड टाइम को फॉर्मेट सेट करना है, ठीक है, उसके लिए डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग के लिए आपको लगता है कि जनाब ये वाला फॉर्मेट्स, और इसमें इस कॉलम के अंदर जो है ना, इस कॉलम के अंदर डेट एंड टाइम आएगा, तो उसकी डेटा टाइप भी आप डेट एंड टाइम कर देंगे, ताकि जब आप इसमें वैल्यू एंटर करें वो ऑटोमेटिकली उसको डेट और टाइम कर दे, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास यस एंड नो आ गया, आपको पता है ये बूलियन, ये लॉजिकल भी इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज अदर नेम इसका जो है, लिख लें, एंट्री टेस्ट में आया हुआ है, ये बूलियन वैल्यूज़ भी इनको कहते हैं, या इनको लॉजिकल वैल्यूज़ भी कहते हैं। या आप लोगों को मैंने कल परसों एक लेक्चर में पढ़ाया था, शायद पिछले एक लेक्चर में, इनको हम कहते हैं द अदर नेम ऑफ दीज वैल्यूज़, जिसके अंदर आपने यस एंड नो करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वैल्यूज़, ऐसी ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसमें आपने कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के एंड पे 2 बॉक्स बने हैं, आपने उसमें टिक लगाना है, एक में यस है और एक में नो है, जिसमें आप लगाएंगे, अगर आप इधर नहीं इधर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये बूलियन, ये लॉजिकल वैल्यू जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जुड़ी होती हैं। अच्छा OLE ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पिक्चर, इमेज, कोई भी चीज़, कोई नंबर, डिजिट, कुछ भी आप इसमें अच्छा नंबर डिजिट्स, तो नंबर डिजिट्स में आएंगे, इट्स मीन इमेज के अंदर कोई भी तस्वीर, कोई भी चक्कर, चाहे वो नंबर्स की कोई चार्ट है, वो डिजिट्स का कोई चार्ट है, मतलब चार्ट मीन PDF फॉर्मेट्स वाली, जैसे आपकी तस्वीरें स्कैन हुई हैं, तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे OLE में आते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम भी आपने देखा होगा, इसका एब्रीविएशन भी, वो क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग्स मतलब आप ऑब्जेक्ट्स को लिंक और एम्बेड कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक में आप क्या कर सकते हैं, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी वो मर्ज की जो ऑप्शन होती है, कोई भी एप्लीकेशन जो होती है उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास हाइपरलिंक है। लुकअप विज़ार्ड क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है, देखता है एक शीट में जो वैल्यूज़ हैं, अगर दूसरी शीट में आप चेक करते हैं कि जनाब यहाँ पे 10 टीचर्स के नाम हैं और उनकी सैलरीज़ की डिटेल है, अब आपने
वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो उसके ऊपर आप लुक ऑफ विजिट अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, वो आपको बता देगा कि जनाब ये वैल्यू रिपीट हो रही है या ये वैल्यू मिस है, तो आप वो उठा के आगे शिफ्ट कर लें, या जो रिपीट वैल्यूज़ होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। करेंसी आपको पता है करेंसी फॉर्मेट्स हैं, कोई डॉलर साइन कोई चीज़ आपने जो भी उसके साथ अटैच करनी, इस काम के लिए आप लोग ये करेंसी फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गई जी कुछ डेटा टाइप्स। अच्छा, डेटा टाइप्स के अंदर जो नंबर्स हैं फिर उनकी रेंजेस हैं, मतलब बाइट्स 0 से 2 बजे, ये नंबर्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है, जैसे 0 से 255 है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, ये टेबल बेटा बना हुआ पूरा का पूरा टेबल, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट का भी टेबल, वो अगर हम यहाँ ड्रॉ करने लग जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप बुक पे ऑलरेडी ये बने हुए हैं, वहाँ से इनको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए ये किस किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक ये जो लास्ट वाला था, हाइपरलिंक के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक जो इसका टेक्स्ट है वो इन्वॉल्व होता है, दूसरा इसका पाथ और तीसरा इसका एड्रेस। ठीक है जी, ये डिस्प्ले करता है फील्ड का नाम। ये हाइपरलिंक के अंदर एमसीक्यूज़ में आया था, इसलिए बुक में भी ऐड कर दिया गया है। 3 डिफरेंट पोर्शन है इसके ऊपर, ठीक है, जिनको आपने फोकस करना है। उसके बाद जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहले फील्ड का नेम, फिर फील्ड का साइज़ और फिर फील्ड्स की डेटा टाइप्स। फिर एक चीज़ मैंने आप लोगों को और पढ़ाई थी, फील्ड प्रॉपर्टीज़। तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो मैंने आपको बताया था कि इन फील्ड्स में आपकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, वो आप डिज़ाइन व्यू में सेट करते हैं। किस व्यू में? डिज़ाइन व्यू में। उनको हम कहते हैं ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। चलें जी, फील्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो है वो है जी कैप्शन। फील्ड साइज़ वो तो आपको पता चल ही गया, 0 से लेकर कितने तक आप आ सकते हैं। इंटीजर में क्या आएंगे, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर में क्या आएंगे, वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। उसके बाद आप लोगों के पास जी आ गई कैप्शन। ठीक है, मैं इसको रिमूव करके आपको सारी फील्ड प्रॉपर्टी लिस्ट अप करवा देता हूँ ताकि फिर हम उनको 1 बाय 1 पढ़ सकें। ओके जी, हेडिंग दीजिए आप अपने रजिस्टर पे प्लीज़, कैप्शन, सॉरी फील्ड प्रॉपर्टीज़। हेडिंग क्या है जी? फील्ड प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले बेटा आएंगे फील्ड साइज़, कितने बिट बाइट्स जो भी, जैसे इंटीजर्स वगैरह जो भी हैं। दूसरे नंबर पे इसमें आएगी कैप्शन, क्या होती है। तीसरे नंबर में इसमें आएगी जी वैलिडेशन रूल्स। उसके बाद इनपुट मास्क। नंबर 5 रिलेशन के अंदर, ठीक है, यही कुछ हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स आ गए, इनपुट मास्क आ गई, कैप्शंस आ गई, फील्ड साइज़ आ गए, और भी होती हैं। लेकिन ये ना, ये जो हैं याद रखना, ये वेरी करती हैं, दे आर चेंजेबल। ठीक है, ये वेरिएबल हैं अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स। अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आप देखेंगे अगर आप डेटा टाइप टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। ठीक है, वो टेक्स्ट से रेलिवेंट सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आप डेटा टाइप लेट्स सपोज नंबर ले रहे हैं तो उसकी कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ और होंगी। ठीक है, तो दे ऑलवेज वेरी, ये मल्टीपल होती हैं। ठीक है, जिनको आप यूज़ करते हैं। मैंने कुछ जो स्टैंडर्ड है उनको लिस्ट अप किया है यहाँ पे आपके सामने। सबसे पहले आप लोगों के पास आ गई जी फील्ड प्रॉपर्टीज़, फील्ड साइज़। और फील्ड साइज़ आपको पता है जी, टेक्स्ट टाइप जो है उसमें एक फील्ड्स के अंदर 255 करैक्टर आ सकते हैं। अगर ज़्यादा लिखना है तो आप उसकी फिर डेटा टाइप टेक्स्ट की बजाय मेमो ले लें, जो कि 64,000 को होल्ड कर सकती है। कैप्शन ये स्पेसिफाई करती है व्हेन टेक्स्ट डेटा इज एंटर द फॉर्मेट्स कैन बी चेंज इन टू द अपर केस। ठीक है, द नंबर एंटर इन द फील्ड्स कैन बी चेंज बाय यूजिंग फॉर्मेट्स। ये कैप्शन जो है, ये लेट्स सपोज आपने डेटा एंटर, आपने देखा ना बहुत सारा ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करते हैं, आप तो वैल्यू स्मॉल, जैसे नॉर्मली इमिग्रेशन या वीज़ा फॉर्म जो होते हैं आप तो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रिंट लेते हैं या सेव करके दोबारा PDF फॉर्मेट देखते हैं तो वो सारे अपर में, क्योंकि उसके पीछे उसकी कैप्शन उन्होंने सेट की हुई है। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप इसके अंदर एक है। रिलेशनशिप से आप क्या करते हैं जनाब, आपका जो टेबल है वो किस तरह की मल्टीपल टेबल के साथ कैसे कैसे रिलेट है, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं।
और उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया आप लोगों के पास, वो आ गया जी वैलिडेशन रूल्स। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई करता है। जैसे आपने देखा नंबर आप एंटर करते वो कहता है नंबर मस्ट बी बिटवीन 0 to 1000 लेट्स सपोज, ठीक है। इससे ज़्यादा आप उसके अंदर 1001 एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 1001, तो वो कहता है जनाब ये वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो वैलिडेशन रूल जो होता है ना वो आपको वैल्यू स्पेसिफाई करता है कि वैल्यू मस्ट बी बिटवीन दिस एंड दैट। उसके बाद आप लोगों के पास इनपुट मार्क्स है। इनपुट मार्क्स जो होते हैं ये आपको पता है वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर्स, जो कि क्या करती है, जो कि इसके फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। मसलन आपने कोई नंबर जो है वो लेट्स सपोज सेट किया, आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है तो या शनाख्ती कार्ड नंबर 35101 डैश खुद से आ जाता है। आगे आप उसके नंबर देते हैं उसके 79995-7 लेट्स सपोज। इस तरह ये जो अब आप ये डैश तो एंटर नहीं करते, आपने देखा ऑटोमेटिकली ये वहाँ से आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो उसके इनपुट मास्क हैं वो सेट हुए हुए हैं और आपको उसी फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ होती हैं वो एंटर करनी पड़ती हैं। ये कुछ 6-7 हैं जो जनरली यूज़ होती हैं, हर एक में यूज़ होती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दी, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास बात करते हैं हम एक रिलेशनशिप की। ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। हम बात करते हैं रिलेशनशिप। टेबल को हम जब मल्टीपल टेबल के साथ लिंक कर लेते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। इसको हम रिलेशनशिप भी कहते हैं। दैट्स व्हाई टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, ठीक है। मैं आपकी इसकी बुक से भी इसकी डेफिनेशन भी मार्क करवा दूं। रिलेशनशिप कैन बी स्टैब्लिश अमंग टेबल्स, यानी कि रिलेशंस, ठीक है। हम इनको टेबल्स के दरमियान में लिंक कर सकते हैं। MCQs में आ सकता है, क्या क्यूरीज में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फॉर्म में, रिपोर्ट में नहीं कर सकते, ओके। अच्छा, उसके बाद जी इट इज़ क्रिएटेड बाय लिंक फील्ड्स ऑफ द टेबल एंड अदर टेबल, जिसको हम आपको मैंने कल भी बताया था जितने नंबर्स ऑफ फील्ड्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ वाली होती हैं एक फील्ड्स को, एक टेबल की एक फील्ड्स को जब हम किसी दूसरे टेबल की दूसरी फील्ड के साथ लिंक करते हैं तो इसको भी हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा जिक्र आता है कि जनाब ये आप लोगों के पास कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशंस हैं। जितने एक्यूरेट वैल्यू या आप उसको कह लें यूनिक वैल्यू किसी भी एक फील्ड के अंदर होती हैं उतनी उसकी कार्डिनैलिटी हाई होती है, ठीक है। और जितनी वो नॉन यूनिक होती हैं, मतलब बहुत कॉमन हो सकती हैं, जैसे रोल नंबर किसी भी फील्ड में अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें तो ये हाई होती है क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बात करें किसी बच्चे के सर नेम की, फादर नेम, तो वो बहुत सारों के रिपीट हो सकते हैं, तो आप फिर कह सकते हैं कि ये एक लो कार्डिनैलिटी है, ओके। ये आप लोगों के पास आप लोगों को जो टेबल और रिलेशन को आपस में लिंक करना है उनके नाम हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, इकट्ठे नहीं होने चाहिए। सेम नेम के टेबल्स को आप लिंक नहीं कर सकते क्योंकि डेटाबेस का जो सिस्टम है जो क्रिएट कर रहा है, जो उसकी डिक्शनरी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। जब वो कंफ्यूज होती है फिर आप वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 सेम नेम के टेबल्स को आप लिंक नहीं कर सकते। आगे उसके बाद इसके अंदर है जी सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड फ्रीजिंग। ये हम 3 ऑप्शंस टेबल के अंदर पढ़ते हैं जी। सॉर्टिंग में आप डेटा जो है उनको एक किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z या Z to A उसके अंदर हम अरेंज करते हैं। फिल्टरिंग में हम जो स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं, जो क्राइटेरिया देते हैं, उसके मुताबिक डेटा हमारा जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। कोई भी क्राइटेरिया आपने स्पेसिफाई किया, कोई वैल्यू दी, तो जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक वैल्यूज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फ़र्क समझ लें। जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में डेटा अरेंज होता है, ठीक है, 1 to A या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिल्टरिंग में डेटा फ़िल्टर हो जाता है। 100 है, आपने कहा जी फीसें बिटवीन दिस, तो वो सिर्फ 10 लोग थे तो 190 साइड पे हो जाएंगे, 100 आपके सामने आ जाएंगे। ये फ़र्क है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, कोई नेम, फादर नेम नहीं है, बट क्राइटेरिया के ऊपर है। एक होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है, फ़र्स्ट करें उसमें आप लोगों के पास ये कॉलम है, ठीक है, और इसमें आपके पास ID, नेम, फादर नेम, और उसके बाद ये फ़ी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कहते हैं जनाब मुझे ID के फ़ौरन बाद स्टूडेंट नेम और उसके बाद मुझे ये चाहिए, तो आप इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से गायब हो जाएगा जैसे सेमेस्टर फ्रीज़ होता है, नहीं, ये एक स्टेप इधर आ जाएगा, ये एक स्टेप इधर चला जाएगा। इसको फिर फ्रीज़ करेंगे, ये इसके साथ आ जाएगा। मतलब जब जब इसको आप फ्रीज़ करते जाएंगे, ये जो मेन या जो फर्स्ट फील्ड होती है ना, उसके
करीब आता जाएगा। मतलब जब आप इसको ये कर देंगे, ये दो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट इधर आ जाएगा, फादर नेम यहाँ चला जाएगा, और ये जो आप लोगों के पास फ़ी का रिकॉर्ड है वो यहाँ चला जाएगा। तो ये होता है फ्रीजिंग। और उसके बाद इसका एक अनफ्रीजिंग भी होता है। अनफ्रीजिंग में ये जो पहला कॉलम होता है या जो की प्राइमरी की वाला कॉलम होता है उससे दूर होती जाती है वैल्यू, उसको अनफ्रीजिंग कहते हैं। जब आप फ्रीज करते हैं तो वैल्यू पास आती जाती है, वो पूरा पूरा कॉलम ही, ठीक है, वो पास आता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीज। अनफ्रीज में क्या होता है, वो वैल्यूज़ उससे दूर होती जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अनफ्रीज, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो टेबल से रेलिवेंट थी। अभी तक हमने टेबल ही डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं जी क्यूरी। एंड व्हाट इज़ क्यूरी? क्यूरी आपको पता है जी, हेडिंग दें सारे बच्चे। रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। यू कैन क्रिएट, यू कैन लिंक मल्टीपल। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर RDBMS कहने का या सुनने का या पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। RDBMS का मतलब ही ये है। अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्यूरी। क्यूरी क्या है जी? क्यूरी की हेडिंग दें सबसे पहले तो। अब क्यूरी के पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम देख लें जी क्या क्यूरी एक रिक्वेस्ट है फॉर डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। मैं तो बल्कि कहता होता हूँ जी रिक्वेस्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्यूरी मीन क्वेश्चन है। किसको क्वेश्चन है? क्वेश्चन है टू डेटाबेस, ठीक है। आप उससे कोई रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो आप उसको कोई रिक्वेस्ट या क्वेश्चन करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा देती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, क्या क्यूरी जो है वो किसी सिंगल टेबल पे अप्लाई होती है या मल्टीपल? MCQs भी आया था आपको, मैं टेस्ट में भी दूंगा ये MCQs। तो ये दोनों ऑप्शन सही। यू कैन अप्लाई ऑन सिंगल टेबल, यू कैन अप्लाई ऑन मल्टीपल, एंड इवन एट सेम टाइम यू कैन अप्लाई बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप सिंगल टेबल पे लगाना चाहते हैं, मल्टीपल पे लगाना चाहते हैं, ओके। उसके बाद दिस में बी जनरेटेड रिजल्ट रिटर्न बाय स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर SQL जो है उसके थ्रू हम इसका डेटा जो होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और इसके बारे में जो बताना था वो ये है कि SQL जो है वो वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। याद रखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है और कमांड्स आपको मिनिमम टाइप करनी पड़ती हैं, मिनिमम कमांड टाइप करनी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हम आपको इंटर लेवल तक पढ़ाते हैं उसमें तो हम शायद ये आपको चलानी भी नहीं सिखाते, रन करनी सुनाते ही नहीं है। इवन मैं कभी पढ़ाऊँ तो उसमें हम सिर्फ बच्चों को क्यूरी की टाइप और उसकी डेफिनेशन पढ़ा के बाद ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब बेटा आप मॉडर्न डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर फिर आपको क्यूरी रन भी करनी पड़ती है, ठीक है, आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती है। तो फिर आगे जो टॉपिक आ गया हमारे पास वो आ गया जी टाइप्स ऑफ क्यूरीज। क्या आ गई? टाइप्स ऑफ क्यूरी। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर यूज़ होती हैं। एंड इनके अंदर कॉमन बात क्या है? दे ऑल आर यूज टू रिट्रीव, एक्सेस एंड फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो उसके बाद ये लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कौन कौन सी क्यूरीज़ की टाइप हैं, फिर हम उनको वन बाय वन देखते हैं जी। तो हेडिंग आपकी आएगी जी टाइप्स ऑफ क्यूरी। क्या आ गई? टाइप्स ऑफ क्यूरी। ज़रा स्पीडी कीजिए, टाइम शॉर्ट। ये हमारे पास सबसे पहले आ गई जी एडवांस या फिल्टर या सॉर्ट, ये एक क्यूरी का नाम है। दूसरी आप लोगों के पास आ गई सिलेक्ट क्यूरी, ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी। फिर आप लोगों को पता है हमारे पास जी है जी टोटल और समरी क्यूरी। क्या है जी? टोटल और समरी क्यूरी। नंबर 4 हमारे पास जो है वो पैरामीटर क्यूरी, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर 5 जो हमारे पास है वो एक्शन क्यूरी। और नंबर 6 जो हमारे पास है वो है क्रॉस टैब क्यूरी, ठीक है। इसमें से शायद आपकी बुक में एक आध मिस भी है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लिखा तो है जी 6 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने जो जब हम पढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे फिर सिर्फ हमें 4-5 ही मिलती हैं। मैंने वो जो बाकी मिस थी वो भी आपके सामने लिख दी। इनकी वन बाय वन डेफिनेशन लिख लें। जो एडवांस क्यूरी होती है ये इसमें आप फ़िल्टर और सॉर्ट जो होता है वो टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा को फ़िल्टर और सॉर्ट करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। आप ये एक सिंगल टेबल पे भी लगा सकते हैं और मल्टीपल टेबल पे भी लगा सकते हैं,
ठीक है। आप जब इसको असल में क्यूरी से मुराद ये ही नहीं है कि आपने को पूरा पूरा प्रोसीजर पढ़ना, तो हर वो टेक्निक जिससे आपका रिकॉर्ड सॉर्ट आउट होता है उसको हम क्यूरी कहते हैं। तो जो आपकी डेटाबेस के अंदर फ़िल्टर और सॉर्टिंग की ऑप्शन के अंदर एडवांस की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करें ना, तो वहाँ से आप ये क्यूरी अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको जैसे आप रन करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आपका पूरा का पूरा डेटा जो होता है उसको फेच करके आपके सामने ले आएगी। उसके बाद सेलेक्ट क्यूरी है। सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट द डेटा you want from one or more tables and display the data in order in which you want to display, ठीक है। include criteria that all access filters और structures, ये आप जो select query जो है वो आपकी according to your needs किसी क्राइटेरिया के ऊपर जो जो टैब या जो जो ऑर्डर आप लोग सेलेक्ट करते हैं उसी ऑर्डर और उन्हीं टैब का डेटा जो होता है वो आपके सामने, मतलब एक रिकॉर्ड 100 टैब्स पे आपको 6 चाहिए तो 6 की आप क्यूरी रन करेंगे तो वो 6 का रिकॉर्ड ही आपके सामने आएगा। बाकी जो 94 है उनका रिकॉर्ड आपके सामने नहीं आएगा, चाहे वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद टोटल और समरी क्यूरी, द क्यूरी सबसेट ऑफ द सिलेक्ट क्यूरी, ठीक है। MCQs में देख लीजिएगा, ये सिलेक्ट क्यूरी का सबसेट है या उसकी सब टाइप है, और ये आप लोगों को कैलकुलेट करने की इजाज़त देती है सम, परसेंटेज, एवरेज, जितनी भी कैलकुलेशन है विद इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीट्रिक क्यूरी है, फॉर मोर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर डिस्प्लेइंग दी डेटा शीट्स, ये आप लोगों को एक या 2, 3, 4 डिफरेंट किस्म की क्वेश्चन करेगी। जब आप अगर आप उनके जवाब देते हैं देन ये आपका डेटा आपको सॉर्ट आउट करके देती है। उसके बाद एक्शन क्यूरी, आपको पता है वो डिलीट, अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन, इस तरह के जो एक्शन यू कैन अप्लाई ऑन योर रिकॉर्ड, ठीक है, इन अ डेटाबेस, तो उसके लिए जो क्यूरी हम अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं ये एक्शन क्यूरी है। उसके बाद एक्शन क्यूरी के बारे में और लिखने, यू कैन चेंज द डेटाबेस some set of the criteria. Action query can delete record, update record, append data in one table and so many tables, ठीक है। append mean you can enter new record at the end of the new table or firstly existing table, ठीक है। आप उसको append का कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें आप नया रिकॉर्ड नए टेबल में भी एंटर कर सकते हैं और जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर भी आप नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते होते हैं, इसे अप टू यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये, इसीलिए ये एक्शन क्यूरी के अंदर ही आता है, डिलीट, अपडेट, मॉडिफिकेशन और अपेंड, न्यू एंट्री, ओके। उसके बाद क्रॉस टैब है, मोस्ट टेबल इन एक्सेस इंक्लूडिंग वन जनरेटेड बाय क्यूरीज हैव अ रिकॉर्ड डाउन द साइड एंड फील्ड नेम, क्रॉस टैब query produce table with a value from one field down in the side and value from another field across the top of the tables, ठीक है। क्रॉस टैब क्यूरी परफॉर्म कैलकुलेशंस, हमारे पास एंट्री टेस्ट के लिए पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं आएगी, जो पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा वही लिखने वही आ सकते हैं। अब मतलब आप लोगों से आगे बताइए जी विच क्यूरी कैन अप्लाई दीज एक्शंस, अब एक्शंस में क्या क्या आ सकता है, सम, एवरेज, परसेंटेज, काउंट, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी क्यूरीज जो होती हैं वो अप्लाई हो सकती होती है, ठीक है। तो ये जनाब आप लोगों के पास सारी के सारी जो है वो क्रॉस टैब क्यूरी करती है। एक्शन क्यूरी आपको समझ आ गई, क्रॉस टैब क्यूरी आ गई। ये जो सम वगैरह है वो पैरामीट्रिक क्यूरी भी करती है, ठीक है। तो इसीलिए पैरामीट्रिक क्यूरी में सिर्फ सम है, लेकिन एवरेज, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह का पूरा एक टेबल आपकी बुक पे मौजूद है, उसमें देख लें जो जो एक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं वो क्रॉस टैब क्यूरी में है। और एक्शन क्यूरी आपको पता है डिलीट, मॉडिफिकेशन, रन, एग्जीक्यूट एंड एंटर द न्यू रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द वन टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल एंड न्यू टेबल। अच्छा, क्वेश्चन आया था एक दफ़ा बच्चों को, बताइए जी इन सब क्यूरीज में मोस्ट कॉमनली यूजेबल क्यूरी कौन सी है। चलें आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, विच क्यूरी इज मोस्ट कॉमनली यूजेबल क्यूरी इन द मेंशन्ड लिस्ट जी। यह सिलेक्ट क्यूरी जो है वो आप लोगों के पास, सिलेक्ट क्यूरीज मोस्ट कॉमनली यूजेबल क्यूरी है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और ये आप लोगों को जनरल टाइप की क्यूरी और कोई पर्टिकुलर ऑर्डर और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, हर तरह की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती है, इसीलिए ये जनरली यूज़ होती है। होप सो आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्लियर हुआ होगा, आपकी इसमें से कुछ लर्निंग हुई है, ये रिकॉल हुआ है, और एंट्री टेस्ट के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।